हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक से चैप्टर लेके आए हैं। आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिस पुस्तक को हम लेकर आए हैं वह है अर्थशास्त्र की पुस्तक और उसका जो तृतीय अध्याय है निर्धनता एक चुनौती। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ को हम दो भागों में कंप्लीट करेंगे। तो आज निर्धनता एक चुनौती इस पाठ का प्रथम भाग ले लेते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के हम अपना पाठ आज शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय से अर्थशास्त्र की पुस्तक का तृतीय अध्याय निर्धनता एक चुनौती इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो आज इसका प्रथम भाग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और प्रथम भाग में जो चर्चा के बिंदु हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है निर्धनता का परिचय, निर्धनता क्या होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शहरी और ग्रामीण निर्धनता पर, यानी शहरी निर्धनता किस प्रकार की होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की निर्धनता पाई जाती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की नज़र में निर्धनता क्या है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे निर्धनता की रेखा क्या होती है और इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम सबसे पहले अपना चर्चा बिंदु ले लेते हैं निर्धनता एक चुनौती, इसका परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। हमारे आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि वे व्यक्ति निर्धन हैं। अब जैसे वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, निर्माण स्थल में दैनिक वेतनभोगी यानी जो मजदूरी कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। बाल श्रमिक आपने देखा होगा, कई होटलों में कई स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। उनको देखकर भी हमें ऐसा लगता है। कई बार क्या होता है कि चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि वो निर्धन है। और अपने चारों तरफ हम निर्धनता को देखते हैं। जब भी हम किसी सड़क से गुजरते हैं या गली से गुजरते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत से व्यक्ति दिख जाते हैं जिन्हें देखकर एकदम हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग निर्धन हैं। तो इनको देखकर हम ऐसा समझते हैं कि ये लोग निर्धन हैं। वास्तव में देश का हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है। हमारे देश का हर पांचवा व्यक्ति, अगर हम पूरे देश के लोगों की जनसंख्या जितनी है उनकी एक लाइन बना लें तो उस लाइन में खड़ा प्रत्येक पांचवा व्यक्ति निर्धन हमको दिखाई देगा। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर भारत में 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग निर्धनता में जी रहे थे। इसका अर्थ यह भी है कि भारत में सबसे अधिक निर्धनों की संख्या है। यानी अगर हम पूरे विश्व के निर्धनों की एक सूची लें या संख्या लें तो सर्वाधिक जो निर्धन व्यक्ति हैं वो भारत में है। चूँकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है तो यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो उस हिसाब से अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक निर्धनों की संख्या भारत में ही है। और पूरे देश के लिए ये एक गंभीर चुनौती का विषय है और इस गंभीर चुनौती से निपटना देश के लिए एक बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अब निर्धनता के हम दो मामले देखते हैं कि शहरी निर्धनता क्या होती है और ग्रामीण निर्धनता क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम दो कहानियों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शहरी निर्धनता के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि शहरों में किस तरह की निर्धनता पाई जाती है। तो यहाँ पर ये कहानी है रामशरण की कि 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में
दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है, यानी वह डेली मजदूरी करता है। जब उसे कभी रोजगार मिलता है तो एक महीने में वो लगभग 1500 रुपये कमा पाता है। यानी अगर उसे रोजगार मिलता रहता है तो वो लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। आप देखेंगे कि 1500 रुपये महीने में 6 व्यक्तियों का खाना पीना, रहना, दवाई, सब चीज़ करना, यह पर्याप्त नहीं है, यानी पूरा नहीं पड़ता है। जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष आयु के 4 बच्चे हैं, यानी एक स्वयं रामशरण हो गया, एक उसकी पत्नी है और 4 उसके बच्चे हैं। एक सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है और सबसे बड़ा बच्चा उसका 12 वर्ष का है। तो 4 बच्चे, एक पति स्वयं और एक उसकी पत्नी, 6 लोगों के लिए 1500 रुपये मासिक का खर्चा बहुत कम है। इसी के साथ इतना ही नहीं है, उसे रामगढ़ के समीप रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। यानी अपने 6 लोगों की तो उसके जिम्मेदारी है, लेकिन इसी के साथ उसके ऊपर अपने बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी है कि उनके लिए भी उसको पैसा भेजना है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर थे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रामशरण है उसके पिता भी भूमिहीन श्रमिक थे, तो अब वह काम नहीं कर पाते, तो इसलिए अब उनको रामशरण और उसके भाई पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी रामशरण और उसके भाई पर यह भी जिम्मेदारी है कि वह अपने माता पिता के जीवन निर्वाह के लिए उनको पैसे भेजें। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में एक किराए के कमरे के मकान में रहता है। यानी जो रामशरण है वो एक कच्चे पक्के भीड़ भरी बस्ती में एक मकान लेकर रहता है और वहाँ पर भी उसके पास केवल एक ही कमरा है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बना एक काम चलाऊ झोपड़ी है। यानी एक काम चलाऊ झोपड़ी है जिसमें बरसात में पानी आता है, गर्मियों में पूरी तरह से वह सुरक्षित नहीं है, सर्दियों में भी ये जो मकान है उनको पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे पाता, लेकिन एक काम चलाऊ मकान है जिसमें वह अपना टाइम गुजार रहे हैं। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी का काम करती है और 800 रुपये कमा लेती है। यानी उसकी पत्नी भी उसी के साथ हाथ बटाती है, वो घरों में जाकर बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना या इस तरह के काम कर लेती छोटी मोटी, जिसमें वो महीने के 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। यानी वो रामशरण और उसकी पत्नी संता दोनों मिलकर इतना कमा लेते हैं कि 2 वक्त के लिए उनके लिए दाल चावल का इंतजाम हो जाए। लेकिन ये जो दाल चावल होता है वो भी सबके लिए पर्याप्त नहीं होता है, यानी पूरा भरपेट खाना उनको नहीं मिल पाता, सिर्फ काम चलाने लायक भोजन उन सबको मिल पाता है। अब जो रामशरण है उसका बेटा परिवार की आय वृद्धि के लिए चाय की दुकान में सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता। यानी रामशरण, उसकी पत्नी और उसका जो सबसे बड़ा बेटा है, और सबसे बड़ा बेटा हमने बताया था कि जो सबसे बड़ी संतान है उसकी वो 12 वर्ष की है, तो यानी 12 वर्ष का बच्चा भी चाय की दुकान में काम कर रहा है, 300 रुपये कमा लेता है। इसका आशय यह है कि वह एक बाल श्रमिक है और वह 300 रुपये कमाता है, तो कुल मिला के 1500 रुपये रामशरण कमा पा रहा है, 800 रुपये उसकी बीवी संता कमा रही है और 300 रुपये उसका पुत्र कमा पा रहा है। तो कुल मिलाकर यही उनकी आमदनी है जिससे वो अपना परिवार पालते हैं। साथ ही साथ रामशरण को अपने माता पिता के लिए भी खर्च भेजना पड़ता है। और उसकी जो 10 साल की बेटी है वह छोटे बच्चों की देखभाल करती है, यानी उसके 2 छोटे भाई बहन जो बच जाते हैं उनकी देखभाल यह 10 साल की बच्ची करती है। अब इतनी गरीब परिस्थिति में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता। अब तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तो वो भूमिहीन है, ऊपर से उनमें से कोई भी बच्चा जो है स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, यानी वो शिक्षा भी नहीं ले पा रहा है। और उनमें से हर एक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं, यानी कपड़े भी उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े हैं हर एक के पास। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते,
यानी नए कपड़े तभी खरीदे जाएंगे जब पहले वाले बिल्कुल ही फट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो रामचरण है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। आपने सड़कों पर लोगों को भी देखा होगा जिनके कपड़े फटे हुए हैं, उन्होंने किसी तरह से सिलाई कर करके उन कपड़ों को चला रखा है। तो इस तरह की जो स्थिति है वह निर्धनता की स्थिति कहती है। जूता पहनना विलासिता है, उनके लिए जूता एक लग्जूरियस गुड है, यानी विलासिता की चीज़ है, तो वो लोग जूते नहीं पहनते हैं। छोटे बच्चे अल्पपोषित रहते हैं, छोटे बच्चों को पूरी तरह से खाना पीना नहीं मिलता, और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी नहीं मिलती। यानी बीमार होने पर वह इलाज के लिए भी सोचते हैं कि इन बच्चों का इलाज किस प्रकार से कराया जाए। क्यों? क्योंकि आय इतनी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि शहरी निर्धनता किस प्रकार की होती है। इसके बाद हम एक ग्रामीण निर्धनता का भी उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। तो ग्रामीण निर्धनता यानी लखा सिंह की ये कहानी है कि लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास भूमि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रामचरण की स्टोरी हमने देखी थी वो भी भूमिहीन था, ये भी भूमिहीन था, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रामचरण की कहानी और लखा सिंह की कहानी लगभग एक जैसी है। रामचरण शहरों में काम कर रहा था छोटे मोटे, और लखा सिंह किसी बड़े किसान के यहाँ छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, यानी उनको रेगुलर काम नहीं मिलता। जिस तरह से रामचरण को भी रेगुलर रूप से काम नहीं मिलता था, ऐसे ही इसको नियमित रूप से काम नहीं मिलता है। तो आय भी वैसी है। कई बार पूरे दिन की मेहनत के बदले में केवल 50 रुपये ही मिलते हैं। यानी लखा सिंह सारे दिन भर मेहनत करता है और उसको 50 रुपये मिलते हैं। लेकिन चूंकि वो खेतों में पूरे दिन काम करता है तो वस्तु के रूप में कुछ किलो गेहूँ, दाल, थोड़ी सी सब्जी भी मिल जाती है। अब इसके परिवार में 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य हैं तो हमेशा इनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुट पाता है। यानी वो हमेशा 2 वक्त के भोजन के लिए भी तरसते रहते हैं। जबकि आपने देखा कि लखा सिंह या फिर रामचरण दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, और कड़ी मेहनत करने के बाद भी इनको भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है, रामचरण कच्चे मकान में रहता था। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेत से जलाने के लिए लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती है। यानी यहाँ पर भी महिलाएं साथ में काम कर रही हैं। उसके पिता जो तपेदिक के मरीज हैं, यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये भी लखा सिंह के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उसके पिता तपेदिक के मरीज थे, और चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। और अब उसकी माता जी उसी बीमारी से यानी तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हैं, और उसका जीवन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हालांकि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा सिंह वहां भी नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि 10 साल की उम्र से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था। अब आप देखेंगे कि रामचरण की स्टोरी में जो उसका बड़ा बेटा था वह 12 साल की उम्र में ही चाय की दुकान में सहायक का काम कर रहा था, और यहाँ पर लखा सिंह को 10 साल की उम्र से कमाना पड़ा। तो ये एक तरह से आप देखिए कि ये बाल श्रमिक के रूप में इसने काम करना शुरू कर दिया। तो उसको विद्यालय जाने का समय ही नहीं मिला, तो इसको जो शिक्षा है वह नहीं मिल पाई। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों से ही संभव हो पाया है, यानी कुछ सालों से ही ये नए कपड़े खरीद पा रहे हैं। यहाँ तक कि साबुन और तेल जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो भी इनके लिए विलासिता है। तो यहाँ पर आपने दोनों कहानियाँ सुनी, रामचरण और लखा सिंह की। रामचरण शहर में रह रहा है और लखा सिंह गांव में रह रहा है, लेकिन दोनों ही गरीब हैं और दोनों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं। तो जो निर्धनता है वो क्या क्या है, ये कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो निर्धनता के लिए ज़रूरी हैं, या निर्धनता जिनके कारणों से निर्धनता पाई जाती है। तो एक एक बिंदु हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भूमिहीनता एक ऐसा बिंदु है या एक ऐसा कारक है जो निर्धनता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक का भूमिका निभाता है। यानी आपने देखा कि रामचरण भी भूमिहीन है, लखा सिंह भी भूमिहीन है, और वो निर्धनता भी है। बेरोजगारी निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है।
क्योंकि जब लोग बेरोजगार रहते हैं तो उनकी आय नहीं मिलती है। आय प्राप्त न होने के कारण शिक्षा दीक्षा या अन्य उच्च आय के साधन उनको प्राप्त नहीं हो पाते। परिवार का आकार भी निर्धनता के लिए एक बड़ा ही निर्धारक कारक हो जाता है। आपने देखा कि जो रामशरण है, रामशरण के ऊपर भी 8 व्यक्तियों का भार है, एक स्वयं का, एक पत्नी, 4 बच्चे और बूढ़े माता पिता। इसी प्रकार हमने लखा सिंह के यहाँ भी देखा कि उसके ऊपर भी 8 लोगों का भार है। तो जब परिवार का आकार बड़ा हो जाता है तो कम आय में खर्चा नहीं चल पाता। इसके साथ निरक्षरता भी निर्धनता का एक बड़ा ही आवश्यक कारक है, यानी इसके कारण, निरक्षरता के कारण भी निर्धनता उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा कि रामशरण और लखा सिंह दोनों ही निरक्षर थे। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण ये भी निर्धनता का एक कारण होता है। आपने देखा कि जो लखा सिंह है उसके पिता तपेदिक के मरीज थे, उसकी माता भी तपेदिक की मरीज थी, और जो रामशरण थे उसके माता पिता चूंकि वृद्ध हो चुके थे तो उनके लिए भी उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। साथ साथ बच्चों को कुपोषण मिलता है, उनको पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है, बच्चे कुपोषित हैं। तो इस कारण जो कमाने वाला है उसके ऊपर अधिक भार पड़ता है और वो निर्धनता की ओर अग्रसर हो जाता है। बाल श्रम ये भी निर्धनता का एक कारक हो सकता है। देखिए, रामशरण भी स्कूल नहीं गया, लखा सिंह भी स्कूल नहीं गया, रामशरण का बेटा भी बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहा है। जब वो बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहा है तो उसको पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा, उसको शिक्षा का, प्रशिक्षण का या अन्य किसी चीज़ का अवसर नहीं मिल पा रहा है। वह केवल रोजी रोटी कमाने में ही इस समय व्यस्त है और उसको जो आय मिल रही है, आय भी बहुत ही न्यूनतम है। तो ये सब निर्धनता की ओर लेके जाते हैं। और असहायता यानी किसी प्रकार की सहायता का न प्राप्त होना, यह भी निर्धनता का एक कारक है। तो हमने देखा कि ये बहुत सारे कारक हैं जिनके कारण समाज में निर्धनता पाई जाती है। तो ये तो हमने निर्धनता देखी कि जब लोगों के पास आय कम थी। अब हम कोशिश करते हैं ये जानने की जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है। देखिए, निर्धनता के अनेक पहलू हैं और जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो उसको उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से आमतौर पर हम देखते हैं कि भाई लोगों के पास आय कम है या उनकी आमदनी कम हो रही है। बल्कि जो सामाजिक विज्ञान है वो अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं कि निर्धनता किस प्रकार से होती है। तो वो कई प्रकार के सूचक का प्रयोग करते हैं, जैसे निरक्षरता का स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी और इसी के जैसे और अन्य कारकों का भी वो प्रयोग करते हैं ये देखने के लिए कि निर्धनता किस प्रकार से होती है। इसी के साथ सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित विश्लेषण भी सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को निर्धारित करने के लिए या निर्धनता को जानने के लिए करते हैं। यानी जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर हैं, जिन व्यक्तियों तक ये सब चीज़ें नहीं पहुंची हैं, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में वो निर्धन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निर्धनता रेखा की। अक्सर हमने ये सुना है कि अमुक व्यक्ति, कितने व्यक्ति निर्धनता की रेखा से ऊपर हैं, कितने व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे हैं, यानी गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे। बीपीएल के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब चीज़ें निर्धारित करती हैं कि कौन सा व्यक्ति या कितने व्यक्ति इस रेखा से ऊपर हैं या नीचे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये निर्धनता की रेखा क्या है। देखिए, निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय एवं उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है कि यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि हम उस व्यक्ति को निर्धन मानते हैं जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को अपनी आय से पूरा नहीं कर पाता है। हमने कुछ आवश्यक
वस्तुएं, कुछ सेवाएं, इसका एक समूह बना लिया और उसको पूरा करने के लिए हम ये देखते हैं कि कितनी आय आवश्यक है। यदि व्यक्ति उतनी आय कमा पाता है या उससे अधिक आय कमा पाता है तो वह निर्धनता रेखा से ऊपर, और यदि वह उतनी आय नहीं कमा पाता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे। अब ये जो आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो अलग अलग देश और अलग अलग टाइम में अलग अलग होती हैं, यानी काल के यानी समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। यानी अगर हम आय के हिसाब से देखें कि 2001 में जितनी आय निर्धनता की रेखा से ऊपर के लिए आवश्यक थी, जरूरी नहीं कि 2023 में उतनी ही आय निर्धनता की रेखा के ऊपर आने के लिए आवश्यक हो। क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है या रुपए की कीमत गिर जाती है, तो उस हिसाब से समय और काल के हिसाब से जो निर्धनता की रेखा है वह अलग अलग हो सकती है। तो जो निर्धनता की रेखा वास्तव में एक काल्पनिक रेखा है, यानी हमने एक मान लिया गया है कि इतने आय या इतनी कैलोरी के ऊपर जितनी कैलोरी प्रति लोगों को मिल जाती है, इससे ऊपर वाले निर्धनता रेखा से ऊपर हैं या इतनी निर्धनता रेखा से नीचे हैं। वास्तव में कोई फिजिकली कोई रेखा नहीं खींची हुई है, काल्पनिक हम मान के चलते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन भारत में कार होना एक विलासिता की निशानी, यानी वो अमीर व्यक्ति है जिसके पास कार है। लेकिन अगर अमेरिका में किसी के पास कार नहीं है तो वह व्यक्ति निर्धन की श्रेणी में आता है। अब देखते हैं कि भारत में जो निर्धनता रेखा है उसका निर्धारण कैसे होता है। देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, यानी खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, जूते, ईंधन और लाइट, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। यानी जब हम निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सब वस्तुएं लोगों के पास पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही है, और ये जो आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को इनकी पड़ती है, उन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है। यानी ये जो आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहिए तो वो कितने रुपयों में मिल पाएगी उससे गुणा कर देते हैं, और उससे जो निकल कर आता है वह निकल के आता है गरीबी की रेखा का निर्धारण। अब यहाँ पर हम उसको रुपयों में ना लेकर हम उसको कैलोरी में, यानी जो हमें भोजन मिलता है, भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम कैलोरी में नापते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि से मिलाकर कुल कितनी कैलोरी पूर्ति होती है। तो भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वह कैलोरी के हिसाब से लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी अगर किसी व्यक्ति को मिल रही है, यानी उसको इतनी वस्तुएं प्राप्त हो जा रही हैं जिनसे कि वह 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी प्रतिदिन मिल जाए तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। और यदि उसको इतनी कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी इतनी वस्तुएं उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहता है। शहरी क्षेत्रों में यह 2100 कैलोरी होती है। 2100 कैलोरी अगर शहरी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मिल पा रही हैं तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर नहीं मिल पा रही तो गरीबी रेखा से नीचे का वह जीवन यापन कर रहा है। तो अब हम इसको अगर रुपयों में कन्वर्ट करें तो वर्ष 2011-12 में इसको निर्धारित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कमा रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में कम कैलोरी लेकिन उनके लिए अधिक रुपये की बात की जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्र में अधिक कैलोरी और कम रुपयों की बात की जा रही है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता यानी अधिक कैलोरी की आवश्यकता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई कम है, इसलिए उनके लिए जो महंगाई का मानक है वह कम रखा गया है, यानी उनको 816 रुपये और शहरों में 1000 रुपये रखा गया है। अब जरा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात कर लेते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय सामान्यतः हर 5 वर्ष में सैंपल लिए जाते हैं, यानी जो हम गरीबी की रेखा का निर्धारण करते हैं उसके लिए हर 5 वर्ष में हम एक सैंपल लेते हैं कि अब गरीबी की रेखा का निर्धारण करने के लिए कितनी कैलोरी या कितने रुपयों की आवश्यकता होती है। और विकासशील देशों में
गरीबी की तुलना करने के लिए विश्व बैंक या इसी तरह के अन्य संस्थाएं हैं, उन्होंने एक मानक माना है $1.9 PPP यानी समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। यहाँ पर विश्व बैंक ने एक मानक रखा है कि जिस देश में व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन नहीं कमा पाते तो वह गरीबी रेखा से नीचे हैं, और जो $1.9 प्रतिदिन कमा लेते हैं वे लोग निर्धनता रेखा से ऊपर हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है निर्धनता रेखा को नापने का, और हमारे यहाँ 816 रुपये और 1000 रुपये का मानक है निर्धनता की रेखा का निर्धारण करने। तो ये था हमारा प्रथम भाग। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैलोरी के आधार पर होता है, यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। यदि उसको उतनी कैलोरी प्राप्त मात्रा में मिल जाती हैं तो वह निर्धनता रेखा से ऊपर है, अगर नहीं तो वह निर्धनता रेखा के नीचे है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन का मानक है और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन का मानक है। तो ये था हमारा पहला भाग, निर्धनता एक चुनौती पाठ से। अब इस भाग में हमने जितना भी कुछ डिस्कस किया है उससे संबंधित कुछ चर्चा के प्रश्न हैं, हम एक एक करके उनको ले लेते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है। देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैलोरी के हिसाब से किया जाता है, यानी एक कैलोरी जो कैलोरी है वह निर्धारित कर दी गई है, उसी के आधार पर भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। तो शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा का क्या मानक रखा है। देखिए, विश्व बैंक ने जो निर्धनता रेखा है उसका मानक रखा है 1.9 यानी $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। जो व्यक्ति इतना कमा लेते हैं वो निर्धनता रेखा से ऊपर हैं, और जो लोग इतना नहीं कमा पाते हैं वह निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। ये विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा का मानक रखा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की पुस्तक का 3rd अध्याय था निर्धनता एक चुनौती, उससे लिया था, और इससे संबंधित बिंदु उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला पार्ट लेकर हम जल्दी ही उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।